नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीरेश और आप सभी का 27 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की हम एक सूचना के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं, तो आप एग्जाम गुरुजी का मेंटरशिप प्रोग्राम सारथी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें प्री के टेस्ट भी हैं, मेंस के टेस्ट भी हैं, साथ ही साथ इसमें आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे आपको मिल सकती है, आप इस पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके ले सकते हैं। आज की शुरुआत आज के पहले प्रश्न के साथ कि हाल ही में क्या हुआ है कि एक जैक्सन होल संगोष्ठी हुई, 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा। दरअसल ये अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, कैनकस सिटी में, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो भी संगोष्ठी वगैरह होती हैं तो किसी न टॉपिक पे होती हैं। तो जो ये 24 का इनका सब्जेक्ट था इस बार का कि मौद्रिक नीति की जो प्रभावशीलता है उसको किस प्रकार से उसका फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो इसमें जितने भी दुनिया भर के बैंक थे, सेंट्रल बैंक थे वहाँ के सभी, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो सब वहाँ पर गए हुए थे। क्योंकि इस समय आप देखोगे तो मुद्रास्फीति, सभी देश जो है लगभग महंगाई से सभी देश परेशान हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों पे आप बैठक हुई थी। हालांकि इसका पहले भी लगातार आयोजन किया जाता रहा, लेकिन जो वैश्विक समस्याएं होती हैं उनको लेकर के फेडरल रिजर्व बैंक इस प्रकार के आयोजन करता है। 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें दुनिया की सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, मुद्रा नीति है, उनके बारे में चर्चा की गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बार क्या है कि जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक दीनदयाल स्पर्श योजना क्या की गई है, शुरू की गई है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये जो आता है ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब संचार मंत्रालय को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ की योजना है। ठीक है, तो डाक विभाग जैसा कोई विभाग नहीं होता, वो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय इसके मिनिस्टर हैं। तो अभी इन्होंने हाल ही में ये योजना चालू करी है कि इसमें जो छात्रों के बीच जो डाक टिकट होती हैं, तो उसके माध्यम से उसमें अनुसंधान बढ़ाना और छात्रवृत्ति देने के लिए योजना चालू करी गई। मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको छोटी उम्र में ही डाक टिकटों का क्या किया जाए, संग्रह को बढ़ावा दिया जाए। और ये पूरे भारत के लिए योजना है। तो 6वीं 7वीं से लेकर के 9वीं तक के जो छात्र होंगे वो डाक टिकट संग्रह करते हैं। डाक टिकट संग्रह का बहुत लोगों को एक शौक होता है, शौकीन होता है, क्योंकि ये किसी विशेष अवसर पे क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसका तिमाही में भुगतान किया जाएगा। 6-6 हज़ार रुपये की ये रहेगी और 1 वर्ष के लिए उसका चयन किया जाएगा किसी भी छात्रवृत्ति के लिए। तो एक प्रकार के आप ये कह सकते हो कि ये फिलेटली क्लब का इसको सदस्य बनाया जाएगा छात्र को। फिलेटली क्लब क्या होता है कि जो डाक टिकट संग्रह किए जाते हैं उसको अध्ययन किया जाता है, उसको फिलेटली कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फिलेटली क्लब भी बनाया जाएगा जिसमें उनको क्या किया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए योजना है, 6वीं से लेकर 9वीं तक के लिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अंडर 19 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश की तीसरी महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो वो महिला कौन है? तो महिला कोई और नहीं है, तन्वी पत्री हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि तन्वी पत्री ने जो एशियाई अंडर 15 बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप होती है, इसमें इन्होंने क्या जीता? ये भारत की तीसरी महिला जिन्होंने एकल खिताब ये जीता है। इसके पहले सामियामा थी, इमाक फारूकी, फिर इसके बाद तस्नीम मीर हुई, अंडर 15 में इन्होंने ये जीता था। और वहीं पे बात करी जाए ज्ञान दत्तू की, तो ज्ञान दत्तू ने बैडमिंटन में एशियाई अंडर 17 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो बैडमिंटन एशिया जो बात करी जाए तो ये विश्व बैडमिंटन शासी निकाय है, BWF से इसको मान्यता मिली हुई है। ये हमारे एशिया में जितना भी बैडमिंटन से रिलेटेड खेल होता है इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। 43 देश इसके मेंबर हैं। मुख्यालय इसका पेंटेलिया जया है जो कि सेलंगोर मलेशिया में। वर्तमान अध्यक्ष जो है किम जोंग सू है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश को भी एक उपलब्धि मिलने वाली है। वो क्या? वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी गए हुए हैं। लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है पेरू की राजधानी लीमा में किया जा रहा है। हमारे स्टेट से 2 खिलाड़ी गए हुए हैं, एक देव मीणा गए हुए हैं। ठीक है, एक देव मीणा गए हुए हैं और दूसरी गई हुई है एकता डे। ठीक है, देव मीणा जो है ये देवास के रहने वाले हैं। कई बार हमारे स्टेट के क्वेश्चन में खिलाड़ियों का मूल स्थान पूछ लेता है या तो उनका खेल पूछ लेता है। हालांकि इनकी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हुए थे, तो इसमें इन्होंने लंबी छलांग में खेल में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। फिर 2023 में जो गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे वहाँ पर इन्होंने गोल्ड हासिल किया था
और फिर इसके बाद दुबई में जो 21st एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किया था। तो इन सारे गेमों के बाद इन्होंने क्या किया है कि इनको वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए इनको आगे के बढ़ने के लिए मान्यता मिली। दूसरी बात करें एकता डे की, तो इन्होंने भी अंडर 20 में, ये भोपाल की रहने वाली हैं, ये भी पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इसके पहले उन्होंने दुबई में जो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी तो वहाँ पे 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस रेस होती है उसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया। 2022 में कुवैत में यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने वहाँ पर भी रजत पदक हासिल किया है। तो दोनों जगह इन्हें पदक मिले हैं और ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये अच्छा खेल करते हैं तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ पदक मिलेंगे। तो खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, खेल याद रखना है। अब एक अगला प्रश्न है जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि हो सकता है एग्जाम में डीप में चला जाता है, कई बार घूमे फिरे मतलब प्रश्न ढूंढ के ले आता है। तो ये प्रश्न अभी हाल में क्या हुआ था, हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो इस छतरी पर क्या करने गए थे, विजिट करने गए थे। तो वीर दुर्गादास की छतरी प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये उज्जैन पे है और उज्जैन में अभी वो विजिट करने गए थे तो वहाँ पर उन्होंने इसकी घोषणा करी है क्योंकि जो वीर दुर्गादास की जो छतरी है इसको हम फिर से रीइनोवेट करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो आपसे कभी पेपर पे पूछा जा सकता है कि वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये थे कौन, तो ये जो जोधपुर के मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, उनके सेनापति थे दुर्गादास राठौर और इनका मालवा के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं के स्मृति में जोधपुर के जो शासक रहे उन्होंने 18वीं शताब्दी में इनके छतरी का निर्माण कराया था। पूरी की पूरी जो ये बनी हुई है ये मराठा शैली पे बनी हुई है और इसमें बहुत सारी कलाकारी की गई है और राजपूत शैली पे इसका निर्माण किया गया। लाल बलुआ पत्थरों का जो निर्माण करते हैं राजपूत शैली में करते हैं और इसमें चबूतरे वगैरह बनाए गए, अष्टकोड़ी चबूतरे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी दुर्गादास जी की जो छतरी है ये आपसे आने वाले समय में पूछ सकता है। तो ध्यान में रखना है कि ये उज्जैन में है और इसका निर्माण राजपूत शैली में किया गया है। ठीक है, राजपूत कला का इसमें जितनी भी कलाकारियाँ होती हैं, मोर पंख वगैरह उस पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और कई प्रकार के अलग अलग चित्रण होते हैं, विशेषकर उसमें चित्रकारी का बहुत प्रयोग किया जाता है राजपूत शैली में। और लाल उसके बलुए पत्थर के आपने गुंबद नुमा जो शैलियाँ देखी होंगी वो राजपूत शैली आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। मुगल शैली और राजपूत शैली थोड़ा सा आपस में मिलती जुलती आपको दिखेगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जन मन, ये योजना के बारे में आप सुन रहे होंगे। ये विशेष योजना है जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई जा रही है। अब इसको महाअभियान के तहत चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कितने गांवों को विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की क्या है, योजना है। ठीक है, ये किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 124 गांवों को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। विकसित करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। भारत सरकार के जो जनजाति कार्यालय मंत्रालय होता है उसमें उन्होंने जो भी PVTG बहुल जिले होते हैं आपके प्री के सिलेबस में ये है। ठीक है, इनके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी को PM जनमन के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, एक तरह से पूरा इनबिल्ड कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं जहाँ पर ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ बैगा भारिया सहरिया 3 जनजातियों को सम्मिलित किया गया है। ये निवास करती हैं, उनके जो गांव हैं उनको चुना गया है। तो 124 गांवों का चुनाव किया गया है। वहाँ पर पूरी तरह से जितनी भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जनजातियों के लिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, जनजातियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो उनको युद्ध स्तर पर वहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किए जाएंगे। PM जनमन केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें सभी विभाग जो लगभग 11 से 12 विभाग हैं जिनको सभी को सम्मिलित कर लिया गया है इसमें, और उनकी सभी योजनाओं को साथ में मिलकर के चलाया जा रहा है। बात करी जाए ये अभियान कब से कब चलेगा, तो ये 23 अगस्त से प्रारंभ होकर के 10 सितंबर तक चलेगा। पूरे देश से 194 जिलों को क्या किया गया है, चयनित किया गया है। 194 जिलों की जितनी बसाहटें हैं उनको सबको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इसमें वही है कि सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, अलग अलग योजनाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। सड़क हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, वहाँ पे स्वच्छता हो गई, PM के अमृत सरोवर योजना हो गई, जल योजना हो गई, ठीक है, आवास योजना हो गई उनकी। तो ये सभी योजनाओं को वहाँ तक क्या किया जाएगा, लाभ को एक युद्ध स्तर पे पहुँचाया जाएगा। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भगवान कामतानाथ स्वामी की क्या की जाती है, परिक्रमा की जाती है। तो राहुल सिंह ने इनका आंसर दिया है। देखिए, भगवान कामतानाथ परिक्रमा जो है ये चित्रकूट से संबंधित है। चित्रकूट पे
जो कामदगिरी पर्वत है वहाँ पर इन जो है कामतानाथ स्वामी विराजमान है। इनको भगवान का रूप कहा जाता है और इन्हीं की परिक्रमा पूरी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो वो कामदगिरी पर्वत वह पूरा इनका शरीर है और 5 किलोमीटर की एक परिक्रमा होती है जिसको बहुत मान्यता है, बहुत लोग उसकी परिक्रमा करते हैं जो भी जाते हैं वहाँ पे। तो भगवान कामतानाथ की जो परिक्रमा की जाती है वो चित्रकूट में की जाती है। कामदगिरी पर्वत भी वही है, उसी में विराजमान है वो। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चित्रकूट हमारे यहाँ 2 राज्यों की सीमा शेयर करता है, एक उत्तर प्रदेश की और एक मध्य प्रदेश की। रामचंद्र जी ने वहाँ 11.5 वर्ष का वनवास बिताया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो राम वन पथगमन यात्रा तैयार की जा रही है उसमें एक वो महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण पथे भी अब बनाई जा रही है, तो 2 जो पथ है उनका निर्माण किया जा रहा है। तो उनसे जुड़े हुए जो हमारे स्टेट में विशेष स्थान है उनका नाम या उस क्यों फेमस है उसको जरूर ध्यान में रखना है आपको। चलते चलते आज का प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वर्तमान में यदि आप बात करो तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये जहाँ तक है कि इस बार के आपको मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न आ सकता है, मुख्य परीक्षा में, नहीं तो प्री में तो रहेगा ही। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना, ये दूसरी परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना में जिसको मान्यता मिली है, यानी इसको शुरू कर दिया गया है। तो उनमें से एक तो पहले ही थी केन बेतवा, दूसरी ये आ गई है और इसका अलग से अलॉटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से अभी किया गया है। तो ये योजना का किस राज्य के साथ मिलकर के बनाई जा रही है। जब आप इसका आंसर देंगे तो जिनके पास कम समय रहता है ABCD में दे दें, लेकिन जिन्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है इस योजना के बारे में 3 से 4 बातें आप जरूर लिखें। इसको हमने 2-3 बार करंट अफेयर्स में आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। और करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर जरूर करना है। आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ किया करें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।